हेलो बच्चों, कैसे हो आप बढ़िया। मैं हूँ देवेश सर। मैं आपके लिए लेके आया हूँ विज्ञान क्लास 10th केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे। देखते हैं आज के क्वेश्चनों के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, धातुओं को पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, इस गुण धर्म को कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धातु हैं क्या। सबसे पहली अगर बात की जाए तो देखें, हम सबसे पहले एक शब्द पढ़े, तत्व। एक शब्द जानते हैं, तत्व। तत्व किसे कहते हैं कि समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। तत्व जो है तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। उपधातु। धातु की बात करें, सोना, चांदी, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, ये सब धातु हैं। लोहा है, कॉपर है, सिल्वर है, ये सब धातु हैं। अगर बात की जाए अधातु की, जितनी भी गैस है, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, जितनी भी गैसें हैं वो सब काम करती हैं अधातु का। HNO, ये इतनी भी गैसें हैं वो सब काम करती हैं अधातु की। अब बात करें उपधातु, जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये उपधातु है। अगर हम बात करें टोटल तत्वों की, तो टोटल तत्वों की संख्या है 118। 118 तत्वों में से धातुओं की संख्या है 91, अधातुओं की संख्या है 20, उपधातुओं की संख्या है 7। अब बात करें धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, उपधातु किसे कहते हैं, तो देखो बच्चों, धातु शब्द जो बना है वो धनवान से बना हुआ है। धातु की आदत होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन दान करना। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं उन्हें धातु कहते हैं। जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उन्हें अधातु कहते हैं। जो तत्व धातु और अधातु, जो तत्व धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। अब बात कर लेते हैं धातुओं के गुणों की। तो धातुओं में जो गुण पाए जाते हैं, पहला गुण जो है, धातु जो है आवाज उत्पन्न करते हैं। दूसरा जो है, धातुओं को पतली से पतली चादरों में परिवर्तित किया जाता है, इस गुण को कहते हैं अधात वर्धनीयता। और अगला जो गुण है, जैसे धातु जो है विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है, इनमें तन्यता का भी गुण पाया जाता है। धातुओं में जो है तन्यता का भी गुण पाया जाता है। लेकिन प्रश्न पे हमें ध्यान देना है। प्रश्न हमें ये कह रहा है कि धातुओं को पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है, इस गुण को क्या कहते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन आपका जो सही होगा वो फर्स्ट होगा। अगर ये कहता कि धातुओं को पतले से पतले तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तो इसके लिए ऑप्शन भी सही होता। लेकिन प्रश्न है कि पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती है, इस गुण को क्या कहते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान है लगभग। अगर हम बात करें, हमारा ये जो क्वेश्चन लिया गया है वो दूसरे चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण से लिया गया है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक लवण है, जिसका अगर रासायनिक नाम, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक नाम है ये लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं इसके सूत्र की बात करूं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का संकेत होता है Na, हाइड्रोक्साइड का होता है OH। इसका रासायनिक सूत्र है OH। इसे सोडा एस भी कहते हैं, सामान्य नाम इसका सोडा एस है।
यहाँ पूछा गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो प्रकृति होती है वो बेटा होती है क्षारीय। क्षारीय। अगर मैं बात करूं पीएच मान की, पीएच मान जो है किसी भी अम्ल की अम्लीयता और क्षारीयता एवं उदासीनता को प्रदर्शित करता है। यदि पीएच की मान, पीएच जो स्केल है उसकी जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 1 से लेके 14 तक और बीच में होता है 7। यदि पीएच का मान 7 से अधिक है तो वो विलयन होगा बेटा क्षारीय। कैसा होगा बेटा? क्षारीय। यदि पीएच का मान 7 से कम है तो बेटा वो विलयन होगा अम्लीय। कैसा होगा बेटा? अम्लीय। यदि पीएच का मान 7 है तो बेटा वो विलयन होगा उदासीन। कैसा होगा बेटा? उदासीन। अगर हमें बात करनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान है वो होता है 13 और इसकी अगर प्रकृति पूछ ली जाए तो देखें 7 से अधिक है, तो इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर प्रकृति की बात की जाएगी तो बेटा कैसी होगी? क्षारीय। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। जठर रस का पीएच मान है, बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। चाहे आपके कंपटीशन लेवल पे हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे वहां इसके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जठर रस का पीएच मान है, तो बेटा जठर रस का जो पीएच मान होता है आप देखेंगे किसी भी बुक में देखेंगे तो वो होता है 1.2 से लेके 2.5 के बीच। इसलिए आपको दिख रहा है कि जठर रस के लिए जो हमारा सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट। अगर हम बात करें जठर रस की प्रकृति कैसी होती है तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि पीएच मान जो है अगर उसका मान 7 से अगर कम आता है तो वो अम्लीय होगा, 7 से अधिक आता है तो वो क्षारीय होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जठर रस का जो पीएच मान है वो होता है 1.2 से लेकर 2.5 के बीच। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन पहला सही है और जठर रस की जो प्रकृति होगी वो बेटा होगी अम्लीय। कैसी होगी बेटा? अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? यह भी आपका इंपॉर्टेंट है, अम्ल क्षार लवण वाले चैप्टर से पूछ लिया जाता है। तो दही में जो है बेटा अम्ल पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। इसके लिए आपको क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर लगाना होगा तीसरा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी जो 10th क्लास है उसमें जो है 100% आने के चांस रहते हैं। इस क्वेश्चन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही ज्यादा आता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो बेटा शुद्ध जल का जो है पीएच मान जो है बेटा होता है 7। कितना होता है बेटा? 7। अगर शुद्ध जल का पीएच मान याद रखना है तो आप ये ध्यान रखें कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं बेटा? कितने दिन होते हैं बेटा? 7 दिन होते हैं। तो वो ही जो है शुद्ध जल का जो पीएच मान है बेटा कितना होता है? 7। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टार्ट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टमाटर, संतरा, सिरका, इमली। तो बेटा टार्ट्रिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? इमली में। टार्ट्रिक अम्ल की अगर मैं बात करूं तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है C4H6O6 होता है बेटा। और एक बात ध्यान और रखना है, अगर यह इमली की जगह अंगूर लिखा हो तो टार्ट्रिक अम्ल जो है अंगूर में भी पाया जाता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास में ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने एक शब्द पढ़ा होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की जो विधि है वो जिप्सम से ही बनाते हैं। जब हम जिप्सम को, किसको बेटा, जिप्सम को, जिप्सम का जो अगर बात की जा रही है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। अगर बात करें जिप्सम की, तो देखो जिप्सम जो है, जिप्सम से जो है हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं, जिसे POP बोलते हैं। कैसे बनाते हैं, देखें हम रासायनिक समीकरण से, देखो कैसे बनाएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आपके पास कैसे बनाओगे, तो जिप्सम का सूत्र लिखा हुआ है, क्या है, CaSO4 2H2O। तो आपको क्या करना है, आपके पास ये जिप्सम है, जिप्सम, इसको आप 120 डिग्री सेल्सियस, कितने टेम्परेचर पे बेटा, 120 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करेंगे तो इसमें से जल का एक अणु निकल जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे CaSO4 हाफ H2O, हाफ H2O, क्या लिखेंगे बेटा, हाफ H2O। इसे ही कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। और इसमें से निकल जाता है जल का अणु, सॉरी यहाँ 2 मॉलिक्यूल लिए गए, 2 टाइम लिया गया है, तो हाफ H2O नहीं लगाएंगे, सॉरी H2O ही रखा रहने देंगे। अगर एक अणु होता तो लगाते। कोई दिक्कत नहीं है। CaSO4 H2O प्लस H2O प्लस H2O, इसे भी पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक बात ध्यान रखनी है, इसके 2 उपयोग और याद रखने हैं आपको। तो 2 उपयोग, जैसे प्लास्टर के रूप में, जो आपके हाथ पैरों में जो हड्डी टूटती हैं उनका जो प्लास्टर है वो इसी से किया जाता है। खिलौने बनाने में, मूर्तियां बनाने में, दांतों के कवर बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग करते। घरों की दीवारों पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है। क्या होता है जब जिप्सम को गर्म किया जाता है, क्या होता है जब जिप्सम को गर्म किया जाता है, तो आपको जवाब देना है कि जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। और आपको समीकरण लिख देना है CaSO4 2H2O इजिकल टू के ऊपर टेम्परेचर दिखाओगे 120 डिग्री सेल्सियस। किसी किसी बुक में केल्विन में भी दिया है, और जब केल्विन में दोगे तो डिग्री सेल्सियस को 273 में ऐड कर दोगे तो केल्विन में आ जाएगा। और ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 H2O। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अम्ल और भस्म, अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं। तो बेटा आपके ये दूसरे अध्याय से ये क्वेश्चन उठाया गया है, और दूसरे चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार लवण। अम्ल क्या है, आप स्वयं एक वैज्ञानिक हुए आर्हेनियस, उन्होंने सबसे सिंपल भाषा में बताया है कि जो पदार्थ H धनायन देते हैं, जो पदार्थ किसको देते हैं बेटा, H धनायन त्याग करते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उन्हें अम्ल कहते हैं। और दूसरी क्षार की अगर बात की जाए तो जो पदार्थ OH ऋणायन देते हैं, जो पदार्थ बेटा क्या देते हैं, OH ऋणायन देते हैं, उन्हें क्षार या भस्म कहते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि भस्म या क्षार किसे कहते हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि भस्म या क्षार किसे कहते हैं।
तो जो पदार्थ जल में घुलकर OH ऋणायन उत्पन्न करेंगे उसने भस्म या क्षार कहते। अम्ल और क्षार के बारे में जो है 3 डेफिनेशन महत्वपूर्ण है। एक आर्हेनियस के अनुसार, एक G.N. लुईस के अनुसार, एक ब्रॉनस्टेड लॉरी के अनुसार। आर्हेनियस ने यह बताया था कि जो पदार्थ जल में घुलकर H धनायन उत्पन्न करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, जो OH ऋणायन उत्पन्न करते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। ब्रॉनस्टेड लॉरी ने प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत दिया था। उन्होंने ये बताया था कि जो पदार्थ प्रोटॉन का दान करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। और G.N. लुईस की जो परिभाषा है, उन्होंने ये कहा था कि जो पदार्थ एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं उन्हें कहते हैं क्षार या भस्म कहते हैं। और जो एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं बेटा, ग्रहण करते हैं, उन्हें कहते हैं अम्ल। इनके ये हमारा G.N. लुईस के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन है। जो आधुनिक अम्ल क्षार की परिभाषा है वो G.N. लुईस के ही अनुसार दी जाती है, और वो है कि जो एकांकी युग्म का मतलब एक जोड़े के इलेक्ट्रॉन का जो दान करते हैं उन्हें क्षार कहते हैं, जो ग्रहण करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। एक एग्जाम्पल से देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। मैं लेता हूं NH3। तो हमें पता है कि नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें एक जोड़े के इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी एक युग्मित इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है और 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दूसरा मैं लूंगा BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। हमें पता है हर परमाणु चाहता है अपनी बाहरी कक्षा को पूर्ण करना, और बाहरी कक्षा जो है 8 इलेक्ट्रॉन से पूर्ण होती है। अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन से साझे किया हुआ है, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। बोरॉन के पास जो है बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन की फ्लोरीन से साझेदारी किया हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये नाइट्रोजन जो है जोड़े का अपना इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दे देता है। हमें पता है कि नाइट्रोजन ने NH3 ने जोड़े के इलेक्ट्रॉन का दान किया है, तो इसलिए जो है NH3 किसका काम करेगा बेटा, क्षार का। और BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, तो ये किसका काम करेगा, अम्ल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको आना चाहिए, पेपर में पूछ लेते हैं कभी कभी। G.N. लुईस के अनुसार अम्ल और क्षार को परिभाषित कीजिए। तो जो पदार्थ एकांकी इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं उन्हें क्षार, जो ग्रहण करते हैं वो अम्ल। उदाहरण आप ये लिख के आ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात की जाती है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो देखें बेटा, अम्ल और क्षार जो है आपस में क्रिया करके लवण बनाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे चैप्टर का ही नाम है अम्ल, क्षार और लवण। हम बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ अपने टॉपिकों को भी यहाँ कवर कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। हमें दक्षिणा में केवल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक चाहिए। अगर बात की जाए अम्ल और भस्म की, तो अम्ल और भस्मों के बारे में मैंने बता दिया, लेकिन आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, तो बेटा लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। देख लें अम्ल के उदाहरण अगर हम बात करें अम्ल की, तो बेटा अम्ल के उदाहरण है HCl, HNO3,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर मैं क्षार की बात करूं, आर्हेनियस के अनुसार ही अगर देख लें, क्षार की बात करें, NaOH, KOH, NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखें बेटा, यहां से मैंने एक अम्ल उठाया है HCl। क्या उठाया है बेटा? HCl। क्षार से मैंने उठाया है NaOH। क्या उठाया है बेटा? NaOH। आपको दिख रहा है HCl बेटा क्या है? अम्ल है। HCl बेटा क्या है? अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे नमक का अम्ल भी कहते हैं। NaOH, NaOH क्या है बेटा? क्षार है। अब देखें, हमारा क्वेश्चन पढ़े, आप अपना क्वेश्चन पढ़ के देखें। अम्ल और बसम, अम्ल और बसम आपस में क्रिया करके क्या बनाते? देखें बेटा, यहां से निकाल देंगे Na और यहां से निकाल देंगे Cl, तो ये बन जाएगा हमारा NaCl और बनेगा H2O। क्या बनेगा बेटा? H2O। बात कर रहे हैं NaCl की। NaCl बेटा जो है लवण है, जिसे हम साधारण नमक भी कहते हैं। इसका नाम जो है सोडियम क्लोराइड है। तो आप ध्यान से यहां समझ सकते हैं कि अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? लवण बनाते हैं। लवण जो है 6 प्रकार के होते हैं: सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, द्विक लवण, संकर लवण और मिश्रित लवण। आगे के लेक्चर में हम लवणों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब बात आती है अगले प्रश्न की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भ्रंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हाई स्कूल में, बार बार परीक्षा में क्वेश्चन आता है। 2019 में भी आया है, ज्यादा से ज्यादा आने के चांस रहते हैं। भ्रंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, तो बेटा भ्रंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। हमारे कोर्स में कुछ महत्वपूर्ण लवण हैं, जिनमें से एक लवण ये भी है भ्रंजक चूर्ण। इसे बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग भी हमारे सिलेबस में पूछ भी ली जाती है कि भ्रंजक चूर्ण बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। भ्रंजक चूर्ण बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण, विधि का रासायनिक समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। भ्रंजक चूर्ण को हम कैसे बनाएंगे? तो ध्यान रखें बेटा, भुजा हुआ चूना लेना है, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी भुजे हुए चूने की क्रिया क्लोरीन गैस से कराने पर भ्रंजक चूर्ण प्राप्त होता है। देखें किस तरह से हम प्राप्त करेंगे। तो भुजे हुए चूने का बेटा सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। मैं अभिक्रिया समझाने के लिए संरचना रूप में लिख रहा हूं। भुजे हुए चूने का वैसे सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। क्रिया करानी है क्लोरीन गैस से। कौन सी गैस से बेटा? क्लोरीन गैस से। तो आप ध्यान रखें, यहां से निकालेंगे H और यहां से निकालेंगे OH। तो आपकी समझ में आ रहा होगा, एक धनायन एक OH ऋणायन आपस में मिलकर क्या बना लेता है बेटा? H2O। आप देखें यहाँ क्या बचा है? CaOCl2। और CaCl2 किसका सूत्र है? भ्रंजक चूर्ण का। अगर मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं, तो ये हल्के पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। दूसरा जो है ये जल में विलेय है। विलेय का मतलब ये जल में घुल जाता है। अगर बात की जाए इनके उपयोग की, तो इनका उपयोग जो है ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। कपड़ों को, अन्य पदार्थों को रंगहीन बनाने में,
जल को जीवाणु रहित बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी तो सब लोगों के घर पे सब लोग जानते हैं, जिससे हम दूध मीठा करके पीते हैं, वही क्या है, चीनी। यहाँ बात की जा रही है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेटा चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11 C12H22O11। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है। अधातु के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु, उप धातु। यह बात की जा रही है कि इनमें से कौन सी धातु ऐसी है जो चमकती है। तो बेटा ध्यान रखें, आयोडीन ऐसी धातु है जो चमकती है, और ग्रेफाइट ये अपवाद है। शेष जितनी भी धातु हैं वो चमकती नहीं है, उनमें चमकने का गुण नहीं पाया जाता है। अधातु के बहुत सारे गुण बताए हैं मैंने। अधातु के गुणों की अगर मैं बात करूं तो देखें, पहला गुण ये है कि ये आवाज उत्पन्न नहीं करती हैं। क्या उत्पन्न नहीं करती हैं बेटा, आवाज उत्पन्न नहीं करती हैं। दूसरा गुण ये है कि ये विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं। विद्युत दूसरा इसका जो गुण है, विद्युत व ऊष्मा, विद्युत या ऊष्मा की ये जो बेटा जो है ये कुचालक होती हैं। क्या होती है बेटा, ये कुचालक होती हैं। कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है। ऐसे पदार्थों को जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है, ऐसे पदार्थों को कुचालक कहते हैं। जितनी भी अधातु हैं, प्लास्टिक है, रबर है, ये सब विद्युत के कुचालक है। अगली अगर बात की जाए, तीसरी प्रॉपर्टीज इसकी ये है कि ये भंगुर होती हैं। भंगुर का मतलब होता है किसी भी पदार्थ को मोड़ने पर या तो वो टूट जाएगा या फिर चटक जाएगा। इस गुण को कहते हैं भंगुर। अब बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ, इसका एक पॉइंट और ध्यान रखना, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कि जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रेड करते हैं, जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा, ग्रेड करते हैं, अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, अधातु कहलाते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है धातु और अधातु की। जो दान करेंगे इलेक्ट्रॉन का वो धातु, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रेड करेंगे वो कहलाते हैं अधातु। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। यानी इनमें से जितनी भी धातुएं लिखी हुई हैं, सोडियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। तो बेटा इनमें से जो है सोडियम, सोडियम ऐसी धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। एक बात ध्यान और रखनी है, सोडियम का जो बेटा है संकेत होता है Na। सोडियम की जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 11, एटॉमिक जो मास है वो होता है 23। इस बात को ध्यान रखना है। और सोडियम जो है क्षार धातु है। और एक बात ध्यान रखनी है, सोडियम जो है जल से क्रिया कर लेता है, इसलिए हम सोडियम को केरोसिन में रखते हैं। अब बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका आंसर है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो बेटा किसको काट सकते हैं, सोडियम को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेड तथा मरकरी ऊष्मा के होते हैं। लेड का संकेत होता है पीवी। क्या होता है बेटा, पीवी। और मरकरी का संकेत होता है बेटा Hg। यानी लेड और मरकरी ऊष्मा के होते हैं, सुचालक,
कहने का मतलब चारों ऑप्शन दिए उनमें से कौन सा सही होगा? अच्छे चालक, अचालक, अल्पतम चालक या इनमें से कोई नहीं। यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये तीसरे चैप्टर धातु अधातु वाले चैप्टर से है। लेड तथा मरकरी ऊष्मा के होते हैं तो बेटा होते हैं अचालक, ये होते हैं विद्युत व ऊष्मा के अचालक। अचालक को या कुचालक को एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो देखें बेटा, चार ऑप्शन दिए, उपचयन, संयोजन, ऊष्मा छेपी या ऊष्मा शोषी। और पेपर में भी आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है श्वसन 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 पेपर में क्वेश्चन आता है श्वसन को ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि श्वसन को ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो ध्यान से सुने, हम जो श्वास लेते हैं, श्वास में हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वो ऑक्सीजन जो है हमारे भोजन को जो है अपचायित करती है, ऑक्सीकृत करती है। जो हम भोजन खाते हैं वो भोजन जो है ग्लूकोज में बदलता है और ग्लूकोज जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा में बदल जाता है। जैसे ग्लूकोज जो है C6H12O6 ग्लूकोज, किसी बुक में ग्लूकोज लिखा है, किसी में ग्लूकोस लिखा है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो भोजन हमारा बदलता है ग्लूकोज में। ये जो है वायु, हम कौन सी सांस लेते हैं? O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के द्वारा जो है ये टूट जाता है CO2। हम जो सांस छोड़ते हैं कौन सी छोड़ते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और शेष बचता है वो बनता है जल, H2O। क्या बनता है? H2O। और इसमें से जो है क्या मुक्त होती है? ऊर्जा। तो इसलिए हम श्वसन को ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि श्वसन से हमें जो है ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है बेटा? ऊर्जा। मैंने आपको बताया है कि ऊष्मा के आधार पर, किसके आधार पर बेटा? ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं, ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है या निकलती है, उत्सर्जित होती है, उन्हें ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जहां ऊष्मा का शोषण होता है, जो ऊष्मा को ग्रहण करते हैं, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाए तो आप इसे छोड़ के नहीं आना है, करके आना है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो आपको बताना है फटाफट, ऊष्मा छेपी। किस प्रकार की अभिक्रिया है बेटा? ऊष्मा छेपी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहा जाता है। तो ये हमारा जो है पहले चैप्टर से लिया गया है। ये क्वेश्चन पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो थोड़ी चर्चा करते हैं हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। जितने भी रासायनिक परिवर्तन हैं, उन सब रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब यह है कि पदार्थ अपनी पुनः मूल अवस्था में नहीं आ सकता। तो कोई भी अभिक्रिया होगी
तो उसमें एक पदार्थ ऐसा होगा जो अभिक्रिया में भाग लेगा, दूसरा पदार्थ ऐसा होगा जो अभिक्रिया में प्राप्त होगा। जैसे मैं कोई एक अभिक्रिया लिख रहा हूं ए, और ए से बेटा बन रहा है बी। मैं अभिक्रिया में किसे ले रहा हूं बेटा? ए जो है बदल रहा है बी में, तो ए जो है अभिक्रिया में बेटा भाग ले रहा है। ए अभिक्रिया में बेटा क्या कर रहा है? भाग ले रहा है। और जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उससे बेटा कहते हैं अभिकारक। उसे बेटा क्या कहते हैं? अभिकारक। अभिकारक कहेंगे, या हम दूसरा भी नाम लेते हैं, या हम उसे कहेंगे क्रियाकारक। क्रियाकारक। तो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। और जो पदार्थ अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते, क्या होते हैं बेटा? प्राप्त होते। जो पदार्थ बेटा रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं, उन्हें बोलते हैं उत्पाद, या हम कह सकते हैं क्रियाफल। क्रियाफल। तो जो पदार्थ अभिक्रिया में प्राप्त होंगे उन्हें अभिकारक कहते हैं, जो प्राप्त होते हैं उन्हें उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं, जो भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक या क्रियाफल कहते हैं। यहाँ एक डेफिनेशन और याद हो जाएगी रासायनिक अभिक्रिया की। अभिकारक से, किससे बेटा? अभिकारक से उत्पाद में बदलने की घटना। अभिकारक से उत्पाद में बदलने की घटना जो है क्या कहलाती है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया। तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं बेटा? अभिकारक। इसके लिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? फर्स्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय बात की जाएगी। अक्रिय किसे कहते हैं? अक्रिय तत्व किसे कहते हैं? जिन तत्वों के बाहरी कोश पूर्ण भरे होते हैं। अक्रिय का मतलब जो किसी भी अन्य तत्व से क्रिया नहीं करता है उसे अक्रिय तत्व। निष्क्रिय, जो किसी भी अन्य परमाणु से अभिक्रिया नहीं करता है उसे अक्रिय या निष्क्रिय तत्व कहते हैं। तो इनमें से जो ऑप्शन होगा वो हीलियम। हीलियम एक ऐसा तत्व है जो किसी भी अन्य तत्व से क्रिया नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करके देखें तो 1s2 होगा, और हमें पता है कि s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। तो इसलिए जो है हीलियम को अक्रिय या निष्क्रिय तत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम। तो बेटा मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है बेटा? फॉर्मिक अम्ल। इसका जो सूत्र होगा वो होता है HCOOH। फॉर्मिक अम्ल जो है तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। यह जल, एल्कोहल, ईथर में विलेय है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें कपड़े व रंगाई के उद्योग में, चमड़ा उद्योग में, फलों के संरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। औषधियों के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है, तो बेटा हम क्या बताएंगे? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HCOOH। अगर फॉर्मिक अम्ल के कोई उपयोग पूछ ले फलों के संरक्षण में, औषधि के रूप में, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, वस्त्र की रंगाई के रूप में, चमड़ा उद्योग में। बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पीतल है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाओं में ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। पीतल है।
तो बेटा पीतल जो है एक मिश्र धातु है। 4 ऑप्शन दिए, धातु, अधातु, मिश्र धातु या उपधातु। तो आपको ऑप्शन लगाना है मिश्र धातु। क्यों? क्योंकि पीतल जो है 2 धातुओं का मिश्रण है। पीतल में जो है 2 धातु होती हैं, कॉपर प्लस जिंक, 2 धातुओं का मिश्रण है। कॉपर की प्रतिशत मात्रा होती है 80, तो जिंक की होती है 20%। मिश्र धातु किन्हें कहते हैं? 2 या 2 से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए पीतल है, तो पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है जो कॉपर और जिंक का मिश्रण है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जस्ता का अयस्क है। जस्ता कहते हैं जिंक को। जस्ता किसे कहते हैं बेटा? जिंक। और जिंक का जो संकेत होता है वो क्या होता है बेटा? Zn। बात की जा रही है अयस्क। तो हमारा धातु, अधातु, उपधातु वाले चैप्टर में अयस्कों के सांद्रण में हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं खनिज। क्या पढ़ते हैं बेटा? खनिज। और वहां दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं अयस्क। थोड़ी चर्चा बेसिक कर लेते हैं। खनिज क्या है, अयस्क क्या है? तो पृथ्वी के अंदर जितनी भी धातुएं जिस यौगिक के रूप में पाई जाती हैं, पृथ्वी के अंदर, किसके अंदर? पृथ्वी 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 के अंदर जो धातु पृथ्वी के अंदर जो धातु जिस यौगिक के रूप में पाई जाती है उसे खनिज कहते हैं। अयस्क किसे कहते हैं? वे खनिज जिनसे शुद्ध धातु का निष्कर्ष कम खर्च पर सरलता से कर सकते हैं, उसे अयस्क कहते हैं। कम खर्च पर। कैसे खर्च पर बेटा? कम खर्च पर। तो ये बात ध्यान रखनी है। खनिज किसे कहते हैं? अयस्क किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर जो भी धातु है जिस यौगिक के रूप में पाई जाती है उसे खनिज कहते हैं। अयस्क वे खनिज जिनसे शुद्ध धातु कम खर्च पर अधिक मात्रा में सरलता से प्राप्त की जाती है, उसे अयस्क कहते हैं। तो जिंक का अयस्क है जिंक ब्लेड, जिसका सूत्र होता है Zns। जिसका सूत्र क्या है? Zns। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में सक्रियता श्रेणी से क्वेश्चन बनते हैं हर साल, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सक्रियता श्रेणी क्या है? अनेक तत्वों को, धातु भी हो सकते हैं, अधातु भी हो सकते हैं, अनेक तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं, या मानक अपचयन विभव। इलेक्ट्रॉन विभव क्या है नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगा, डिटेल से टॉपिक लूंगा। तो विभिन्न तत्वों को अनेक तत्व है, जैसे मान लो लिथियम है, पोटेशियम है, लीक के, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, यानी अनेक तत्वों को, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, Ag है, Au है, यानी अनेक तत्वों को मानक इलेक्ट्रॉन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं
तो हमें जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ध्यान रखें, किसी बुक में सक्रियता श्रेणी बढ़ते हुए क्रम में लिखी होती है, किसी बुक में सक्रियता श्रेणी घटते हुए क्रम में लिखी होती है। ये जो सक्रियता श्रेणी है वो घटते हुए क्रम में लिखी है, तो आप इसमें से बता सकते हैं विद्युत तो रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी में जब ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो धातु या तत्वों की जो क्रियाशीलता है वो घटती है। क्या होती है बेटा? घटती है। क्या होती है? घटती है। तो आप यहाँ बता सकते हैं AuNaHgCu में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो आप यहाँ बता सकते हैं इनमें से सबसे ऊपर स्थान किसका है? सोडियम का है। किसका है बेटा? सोडियम का। तो इनमें से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होगी? Na होगी। ध्यान रखें इस बात को कि सक्रियता श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर धातुओं की क्रियाशीलता घटती है। धातुओं की क्रियाशीलता क्या होती है बेटा? घटती है। तो ध्यान रखना है कि इसमें सबसे कम सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक हमें पता है कैल्शियम से अधिक क्रियाशील कौन होगी? सोडियम। सोडियम से ज्यादा क्रियाशील कौन होगी? पोटेशियम। जिंक से ज्यादा क्रियाशील कौन होगी? मैग्नीशियम। इसके बहुत सारे क्वेश्चन अनुप्रयोग में कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बंद तो कर दियो। बंद तो कर ही दो। करते होगा वो कटे जाएगी ना वही। आराम से देखें लाइट है।